वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज से हम लोग अपना जो पार्ट बी है 25 मार्क्स का, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑडिट, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो है वो हम अलग अलग चैप्टर्स जो देखेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं, उसमें हमें क्या देखना है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो पूरा आपका चैप्टर है, ये आपको मीनिंग बताएगा कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, इसके अलावा क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसके एडवांटेजेस है, कौन कर सकता है, उससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे करके अपने 3-4 चैप्टर्स रहेंगे मैनेजमेंट ऑडिट, मतलब 25 मार्क्स वाले पोर्शन के। ठीक है। चलो, जिसमें से आपका एक प्रैक्टिकल रहता है और बाकी सारे जो आपके चैप्टर्स है वो थ्योरी के ही रहते हैं। तो पहले हम सारा जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं, देन हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। चलो, अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 जैसा हमने क्या बोला, क्या है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है। अभी तक हमने कौन कौन से टाइप की ऑडिट पढ़ ली, देखो अभी तक हमने कॉस्ट ऑडिट पढ़ ली, हमने इंटरनल ऑडिट पढ़ ली, स्टैट्यूटरी ऑडिट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। सो वैसे यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, देखो मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली जो एक कंपनी में मैनेजमेंट है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें चेक करना है। कंपनी में जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चेक करना है। और वो लोग बेसिकली जो मैनेजमेंट फंक्शंस करते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, तो वो लोग ये सारे फंक्शन सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी हमें इसमें चेक करनी है। सो बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट क्या हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन या एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, कि हमारी कंपनी का मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो लोग मैनेजमेंट करते हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो सही से इफेक्टिवली एफिशिएंटली ऑपरेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अपना पार्ट बी है ना, ये बहुत ही सिंपल सा है। अब कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये पार्ट बी सबसे बोरिंग है और इसको तो हम स्किप करके जाएंगे। देखो, आपको स्किप करने की किसी भी टॉपिक को बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। पार्ट बी आपको बोरिंग इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऐसी लगती है कि हमें याद करनी पड़ती है। ठीक है, याद आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन आप ये देखो कि आपको सिर्फ यहाँ पे हेडिंग्स हेडिंग्स याद करनी है। ये एक ऐसा आपका टॉपिक है बेसिकली, जो अगर आपको याद हो 11th 12th में अपना बीएसटी वाला सब्जेक्ट आता था, बिजनेस स्टडीज, तो वो वाले जो टॉपिक्स है ना, वो वाले बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे और आपको वैसी सी ही चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो अब अपने कोर्स में है और 25 मार्क्स का वेटेज है यार, कम वेटेज तो है नहीं, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस इसके आते हैं। सो आपको मॉड्यूल से पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नोट्स जो है मैंने एकदम कंसाइज आपके लिए बनाए हैं। ये नोट्स ही अगर आप पढ़ लेते हो, इवन पूरी ऑडिट में ही मैं कह रही हूँ, अगर आप एक बार मॉड्यूल पढ़ने के बाद सिर्फ नोट्स भी पढ़ते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये मत सोचना कि हम ये जो चैप्टर है ये स्किप करके जाएंगे एग्जाम में, आपको स्किप करके कुछ भी नहीं जाना है। आपको यहाँ पे एटलीस्ट ये नोट्स में से जो कीवर्ड्स होते हैं और जो हेडिंग्स होती है वो पढ़ लो। कंटेंट अंदर का हम खुद से लिख सकते हैं। इवन मैंने पूरी ऑडिट में आपको लाइक 80% टॉपिक्स में तो ये बोला, ये आप अपने मन से लिख सकते हो। जहां पर भी एक्ट की प्रोविजन नहीं है वहां पर आप हेडिंग्स हेडिंग्स याद करो और अपने मन से लिख दो। तो चैप्टर 1 जो है ना, ये तो आप मानो बहुत ही इजी चैप्टर है, रीडिंग वाला चैप्टर है, एक बार पढ़ के काम हो जाएगा। इस वाले टॉपिक्स पे इतना ज्यादा टाइम मत लगाना। आपको जो टाइम डिवोट करना चाहिए वो डिवोट करना चाहिए पार्ट ए में। ठीक है। सबसे ज्यादा पार्ट डी में करो, क्योंकि पार्ट डी में जैसे अपना एएमएल आता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सो वो सारी चीजें इसको आप रीडिंग करके भी जाओगे, सो विल बी गुड टू गो। चलो, अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑडिट की मीनिंग पे। देखो, मीनिंग जैसा हमने डिस्कस किया वही डेफिनेशन दे रखी है कि इट इज एन इंडिपेंडेंट रिव्यू, एनालिसिस, असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट, कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना सही तरीके से काम कर रहा है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जो भी हमारे गोल्स है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करना। सो वो कितना सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इवेल्युएशन करना। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स अप्रेजिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है उसकी हमें पूरी परफॉर्मेंस को चेक करना है। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस रिव्यू, एंड देन परफॉर्मेंस रिव्यू करके जो भी अगेन डेफिशिएंसीज है वो हम बताएंगे, ताकि आप लोग क्या कर पाओ उसको, मतलब मैनेजमेंट क्या कर पाए उसको रिमूव कर पाए। ठीक है, और इसमें जैसा हमने बोला मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी आएगा। इसके अलावा जो सारे मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रोसेस कंट्रोल, ये सारे फंक्शंस भी सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो भी आएगा। तो दोनों बातें हमें देखनी है, फंक्शन सही से काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट के लोग इन फंक्शंस को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें। इट डिटेक्ट्स एंड डायग्नोसिस द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, हम जितनी भी टाइप की ऑडिट्स पढ़ रहे हैं, जैसे इंटरनल ऑडिट हो गया अपना, ठीक है, इसके अलावा हमने ऑपरेशनल ऑडिट किया था, तो आपको याद होगा हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम फाइंडिंग नहीं करनी है, हमें सॉल्यूशंस भी देने। ठीक है, और टू अवॉइड और रिजॉल्व देम। ठीक है, सो ये आपका हो गया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर सब चीजें इवेलुएट करके एक तो प्रॉब्लम फाइंडिंग करेगा और बेटर चीजें कैसे हो सकती है वो भी बताएगा। सो क्या बोला, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग। ये किसमें हेल्प कर रहा है, बेसिकली जो मैनेजमेंट ऑडिटर है वो मैनेजमेंट को बताएगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग में ये सारी प्रॉब्लम्स है, आप अपने डिसीजन मेकिंग को और बेटर कैसे कर सकते हो, और ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से इवेलुएट करो। आपको याद है हमने 2-3 बार डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी देखा है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके बाद हम हर ऑप्शन के प्रोज देखते हैं, हर ऑप्शन के कॉन्स देखते हैं, एंड देन जो सबसे ज्यादा प्रोज हैं सबसे कम कॉन्स है जिसके ऑल्टरनेटिव के, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड देन लास्ट में फॉलो अप होता है। तो ये आपका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें बेसिकली आपको मतलब जो मैनेजमेंट ऑडिटर है वो हेल्प करेगा कि ये प्रोसेस आपका सही से ऑपरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। देन हेल्प्स मैनेजमेंट इन इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, मैनेजमेंट अपना काम सही से कर पाए। नेक्स्ट वही है कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है मैनेजमेंट प्रोसेस में, मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा है वो प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स है वो फाइंड आउट करो, एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट टू स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेसिक चीज, सजेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। जो भी हमने प्लानिंग की है, हमारा प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाए, हमारा प्लान जो है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव काम हो, यानी मिनिमम कॉस्ट आए, बिकॉज जितनी कम कॉस्ट आएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सो क्या हो गए ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सॉरी, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अपना, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो क्या बोला यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली कौन कौन से एरिया, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को चेक करता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट वो सारे एरियाज, वो सारे एस्पेक्ट्स को चेक करता है जहां पे मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, जहां पे उनको डिसीजन लेने होते हैं कि हमें कोई काम किस तरीके से करना है जिससे हमारे जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाए। ठीक है, सो अब देखो क्या क्या आपको बेसिकली एरियाज बताए हैं। फर्स्ट, एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रिपोर्टिंग। एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हम पढ़ते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, टॉप मैनेजमेंट में कौन आ रहे हैं, मिडिल में कौन है, मतलब पूरी हिरार्की क्या है आपकी, सेंट्रलाइजेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये सारी चीजें, रिपोर्टिंग प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है, इसमें इंटरनल रिपोर्टिंग भी आती है कि कंपनी के ही मान लो लोअर लेवल के लोग हायर लेवल को रिपोर्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग भी आती है, कंपनी के लोग जो है वो रेगुलेटर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। सो वो सब चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, अब देखो स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे, कस्टमर आ जाएंगे अपने, ठीक है, इसके अलावा जो बैंक्स एंड लेंडर्स वगैरह है वो आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, सोसाइटी वगैरह, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स। तो ये सबके सब जो लोग हैं ना, इन सबके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके ऊपर हम आगे चैप्टर भी पढ़ेंगे स्टेक होल्डर वाले के ऊपर। सो इन सबको, इन सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए चलना है। ठीक है, कि सब लोग खुश रहें। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप सिर्फ फोकस रखते हो शेयर होल्डर पे, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, तो वो क्या रहेगा, शॉर्ट रन रहेगा। आपके बाकी सारे जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी खुश रहेंगे, तो ही जाके हम कह सकते हैं कि आपका जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएंगे, और ऑल्सो आप लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओगे। एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन,
जो भी हम प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि अच्छा जैसा हमने प्लान किया था वैसे काम हो रहा है क्या, इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डेफिशिएंसीज है, ठीक है, हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार लगाओ। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या बोल रहा है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। और ये हमने जब अपनी ऑडिट की स्टार्टिंग की थी मैंने आपको तभी बता दिया होगा कि अलग अलग टाइप की ऑडिट्स हमने पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसमें से कौन कौन सी ऑडिट मैंडेटरी है, कौन कौन सी ऑडिट में लिमिट्स है और कौन कौन सी वॉलेंट्री है। तो हमने वहीं पे डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ऑडिट वॉलेंट्री है, मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो कोई भी एक्ट उसको कंपलसरी नहीं करती है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी, कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट में लिमिट्स है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपलसरी, आपको करवाना है तो आप करवा लो और आपको नहीं करवाना है तो मत करवाओ। तो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो ही मैनेजमेंट ऑडिट करवाती है, छोटी मोटी कंपनीज जो है वो इंटरनल ऑडिट के साथ ही मैनेजमेंट ऑडिट चला लेती है, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे हम पढ़ते हैं जहाँ पे मैंडेटरी होती है ऑडिट, तो वहां पे क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर भी गिवन है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो द ऑडिटर शेल बी अ प्रैक्टिसिंग सीए, कॉस्ट ऑडिट है तो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, सेक्रेटेरियल है तो प्रैक्टिसिंग सीएस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंपलसरी ही नहीं है, तो जब कंपलसरी ही नहीं है तो क्या हम मैनेजमेंट ऑडिटर के लिए कोई क्वालिफिकेशंस देंगे स्पेसिफिकली? नहीं, जरूरत ही नहीं है। आपको जिससे करवाने आप उससे करवा लो। अब देखो लेकिन सीएमए को हम मानते हैं कि सीएमए को काफी एक्सपर्टीज होती है, क्योंकि सीएमए में क्या आ रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप हो तो आपको कॉस्टिंग वाले एस्पेक्ट्स की भी नॉलेज है, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आती है अच्छी तरीके से, और पूरा आप मैनेजमेंट की चीजें, डिसीजन मेकिंग, ये सब जो चीजें हैं ये भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो कंपलसरी नहीं है कि आपसे करवाएं, लेकिन कंपनीज प्रेफरेंस किसको देती हैं, एक सीएमए को ही प्रेफरेंस देती हैं मैनेजमेंट ऑडिट करवाने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में काफी सारे हम कह सकते हैं कि स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक स्किल्स है, तो इसीलिए सजेस्टेड रहता है कि आपसे करवा लो, सीएमए से करवा लो, बट अगेन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, अब ये मैनेजमेंट ऑडिटर की क्वालिटीज बता रहा है। अब ये आपको क्वालिटीज बता रहा है, आप देखना आप में सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, मैनेजमेंट ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज एंड गुड एक्सपीरियंस। किसके बारे में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए? सबसे पहले ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, कौन से? वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, ठीक है, लीडरशिप, ये सारी चीजें, इनमें आपकी अच्छी नॉलेज और अच्छी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो फाइनेंशियल और कॉस्ट स्टेटमेंट्स आपको आते हैं, उनकी एनालिसिस आपने पढ़ी हुई है, बजट वगैरह बनाना हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, और भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। लॉ आप पढ़ते हो, कॉस्टिंग आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है, अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है, सब आता है हमें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रीजंस फॉर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में या जो लोग हैं, पर्सोनल है कंपनी में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सो व्हाई इज दैट, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करें रीजंस फॉर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहला ये हो गया। सेकेंड पे आ जाओ, यू शुड बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, किस किस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वही कि चेन क्या है, टॉप में कौन है, मिडिल मैनेजमेंट में कौन है, लोअर में कौन है, ठीक है, स्टाफ में कौन कौन है, हिरार्की क्या है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यू शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट, ये हम देखो पहले भी बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको अगर प्रोसेस ही नहीं पता है तो विल यू बी एबल टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स या आप डेफिशिएंसीज फाइंड आउट कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हिच इट वांट्स टू अचीव, और प्रोसेस एंड कंट्रोल एस्पेक्ट्स, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का कंट्रोल सिस्टम कैसा है, आईसीएस की बात कर रहा है, एंड एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, बेसिक बेसिक आपको हर एक एरिया, देखो यहाँ पे हर एरिया की नॉलेज रख लो आप, ये बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट है हैव क्वालिटी ऑफ गिविंग प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल सॉल्यूशंस। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सिर्फ ढूंढ नहीं सको, आप उसके सोल्यूशन भी दे सको, और सोल्यूशन ऐसे नहीं देने हैं कि वो सोल्यूशन ऐसे हो कि वो अचीव ही नहीं हो सके, प्रैक्टिकल बात ही नहीं कर रहे कि कुछ भी हवा में बातें कर ली, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको वो सोल्यूशन देने हैं जो कंपनी के बस की बात हो और किसी भी नॉर्मल पर्सन के बस की बात हो, ठीक है। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया है कि तुम मुझसे पूछने हो, मैं तुम्हें क्या बोलूं कि तुम 24 में से है ना 21 आवर्स लॉ पढ़ लो, 21 आवर्स ऑडिट पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे। अरे तुम बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे क्या? कैसी बात है? तो क्या ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया कि मैंने तुम्हें? नहीं दिया।
ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या बोला कि प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन प्रैक्टिकल देना है, ऐसे आलतू फालतू हवा में बातें नहीं करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस। कि अब यहाँ पे क्या बात बोली है कि हम मैनेजमेंट प्रोसेस और जो फंक्शंस हमने बात की वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ये सारी चीजें, इसकी ऑडिट बेसिकली कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न विद अप्रेजिंग और जजिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। मैनेजमेंट ऑडिटर, अभी जो हम जितनी भी यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है इसको हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि एक कंपनी में होते हैं। इन सारे फंक्शंस को क्या करेगा मैनेजमेंट ऑडिटर, जज करेगा, अप्रेजल कि क्या क्या चीजें सही हो रही है, क्या और बेटर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डेफिशिएंसीज है, तो वो सारी चीजें वो देखेगा। अब देखो फंक्शंस, आपको जितने फंक्शंस एक कंपनी के बारे में पता हो ना सारे लिख सकते हो। देखो क्या बोला, सबसे पहले मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, प्रोक्योरमेंट, जैसे हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, न्यू वेंडर्स के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, टाइमली कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि हम किस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग, उस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट कंट्रोल, वो सारी चीजें। फाइनेंस एस्पेक्ट्स, फाइनेंस को कैसे अरेंज करना है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म जैसे वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, ठीक है, वो सब चीजें। तो फाइनेंस आ गया। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी आपको बेसिकली चेकिंग करनी है। कंपनी अपने स्टॉक इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल कर रही है कि कहीं बहुत ज्यादा स्टॉक तो नहीं है कि आइडल पड़ा हुआ है, कि हमने पूरे साल का स्टॉक एक साथ मंगवा के रख रखा है, ऐसा तो नहीं है। या फिर स्टॉक कम तो नहीं है कि इतना कम स्टॉक है कि अपना जो लेबर है या मशीन है वो आइडल है, यूज ही नहीं आ रहे। इंश्योरेंस, जितने भी एसेट्स हैं, मशीन वगैरह है, उन सबका इंश्योरेंस कराना इंपॉर्टेंट है, तो वो करवाया कि नहीं करवाया। एंड पर्सोनल मैनेजमेंट, अपने जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कंपनी में, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके साथ में क्या कंपनी का रिलेशन है, ठीक है, उनका मतलब डायरेक्शन, उनका मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी चीजें, इंसेंटिव्स, ठीक है। एंड देन हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। सो ये जितने भी सारे फंक्शंस हैं इन सबको कौन चेक करेगा, एक मैनेजमेंट ऑडिटर। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा है ही नहीं कि जो आपको बहुत टाइम लगाना पड़े, आप इसको रीड करके आपके माइंड में सेट हो गया कि अरे कंपनी जितने भी काम करती है ना मैनेजमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सब लिख देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पीरियोडिसिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखो वैसे तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो कंपलसरी है नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट भी ऑल नो कि एनुअली होती है, ठीक है। इंटरनल, इंटरनल फिक्स नहीं है बट वहां पे सजेस्टेड क्या था, क्वार्टरली करवा लो। अब मैनेजमेंट ऑडिट के लिए देखो क्या बोला है, मैनेजमेंट ऑडिट जो है इट कुड बी एनुअल, साल में एक बार हो सकती है जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, लेकिन क्योंकि जो मैनेजमेंट ऑडिट है उसमें अप्रेजल होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्लान्स का, यानी यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट रन पे बात नहीं कर रहे कि अच्छा इस साल सब कुछ अच्छा हो गया, नहीं, हमारा फोकस ये कि हमारे फ्यूचर के जो भी गोल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, वो भी अचीव होने चाहिए। सो हम जब फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या बोला, एनुअल थोड़ा सा कम है, तो आप 2-3 साल में एक बार करोगे ऑडिट तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो 1 year पीरियड इज टू शॉर्ट, पीरियड ऑफ 3 to 5 years कैन बी रीजनेबल। तो बोला है कि आपकी मर्जी है, आपको एनुअल करना है, लेकिन बेटर क्या रहेगा, 2-3 साल में एक बार करवा लो या 3 से 5 साल में एक बार करवा लो। नाउ कंपनी में डिसाइड ऑन इट्स ओन एज इट इज नॉट अ कंपल्शन, सिंपल चीज है, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। आपको याद है हमने एक टॉपिक किया था पार्ट सी में जिसमें हमने बात की थी ऑडिट प्रोग्राम के बारे में, और मैंने कहा था कि ये टॉपिक ये जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम सिर्फ इसको इंटरनल ऑडिट में पढ़े या इसको हम स्टैट्यूटरी में पढ़े। ऑडिट प्रोग्राम जो है वो हर टाइप के ऑडिट में बनता है और वो प्लानिंग का पार्ट होता है। याद है प्लान क्या बताता है, व्हाट टू डू, वेयर एज प्रोग्राम हमें क्या देता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू, ठीक है, हु विल डू इट, कब हमें कौन सा काम करना है, तो व्हेन टू डू इट, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें कहाँ मिलता है, ऑडिट प्रोग्राम में। सो चाहे आपकी मैनेजमेंट ऑडिट में क्वेश्चन आए तब भी कंटेंट सेम रहेगा, इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन आए प्रोग्राम से रिलेटेड तब भी सेम रहेगा, स्टैट्यूटरी आए, कॉस्ट आए, हर किसी में प्रोग्राम तो सेम ही बनेगा, ठीक है। बस आपको टाइप ऑफ ऑडिट के अकॉर्डिंग जो चीजें आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, जैसे हमने
कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम की बात की थी, तो वहां पे आपको याद है चेकलिस्ट थी जो मैंने आपको कहा था मॉड्यूल से देखनी पड़ेगी, बहुत लंबी सी चेकलिस्ट है। सो वो डिफर करेगा चैप्टर टू चैप्टर, बट एक बेसिक तो वही सेम रहेगा ना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो क्या बोला, प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉन इन एडवांस ऑफ स्टार्टिंग एक्चुअल ऑडिट। ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग का पार्ट है और प्लानिंग ऑडिट से पहले होती है। इट कंटेन्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एंड इट इज अ बेसिक गाइड। किसको गाइड करता है ऑडिट? टीम मेंबर्स को। उन सबको देखो हमने यहाँ पे क्या क्या बोला, एक तो क्या काम करना है, कौन सा बंदा क्या काम करेगा और कब कितने टाइम में वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो गाइड कर रहे हैं हम टीम मेंबर्स को विद एलोकेशन ऑफ एरिया अलाइन विद फुलफिलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव विद इन अ डेफिनेट टाइम स्पैन। आ गया यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे ये हु वाला क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे व्हेन वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया और स्टेप बाय स्टेप में हाउ वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। ठीक है, सो ये आपका हो गया मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। अब आ जाओ फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर फ्रेमिंग मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम या जनरल आउटलाइन। बेसिकली जब भी हम मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या क्या बातें अपने माइंड में रखते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी बेसिक, देन ऑपरेशन, कंपनी जो है वो कितने प्रोडक्ट में डील कर रही है, कितने डिपार्टमेंट है कंपनी की, कितने यूनिट्स हैं, सेक्शंस है, कंपनी के बारे में सब कुछ लिख दो पहले। उसके बाद में ऑडिट के बारे में लिख दो, डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट की, किस किस डेट पे क्या क्या काम होगा, कितने टाइम में सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए। करेक्ट, नेम्स ऑफ ऑडिटर, अगर मान लो एक से ज्यादा ऑडिट पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं तो उन सबका नाम लिखो। देन हमें जो है वो प्रोग्राम को किसके साथ डिस्कस करना है वो भी लिखो, कि आपको स्टाफ के साथ डिस्कस करना है, ठीक है, दूसरे ऑडिटर के साथ डिस्कस करना है, सो वो भी आपको लिखना है। एंड देन रिव्यू कौन करेगा ऑडिट के काम को, ठीक है, एंड में जैसे मान लो स्टाफ का काम है तो जो मेन ऑडिटर है वो उसके काम को रिव्यू करेगा ही ना, तो कौन सा बंदा किसके काम को रिव्यू करेगा, काम करने के बाद किसके साथ डिस्कस करना है, वो सारी चीजें हमें लिखनी है। ठीक है, अच्छा देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसमें आप पहले तो ये लिख दो कि हमने प्लानिंग क्या क्या करी है, कि क्या डेट है, क्या ड्यूरेशन है, कौन कौन ऑडिटर है, किसके साथ डिस्कस करोगे, तो ये हमने प्लान किया होगा। अब जरूरी है क्या कि एकदम जैसा प्लान किया है वैसा का वैसा एग्जीक्यूट हो जाए, 19-20 चलता है ना, तो एक्चुअली क्या हुआ। और अगर मान लो हमने प्रोग्राम में कुछ रिव्यू किया, रिवाइज किया चीजें, मतलब चेंजेस करे अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, तो वो रिविजन क्या है, चेंजेस क्या है, वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, एन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। जो हम एक मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम, देखो अभी तो हमने फैक्टर्स पढ़े कि जब आप प्लान जो है, प्रोग्राम जो है बनाओगे तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। अब क्या क्या चीजें उसमें लिखोगे, मतलब जो हम स्टेप बाय स्टेप बोलो ना कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, तो वहां पे क्या इंक्लूड होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्लान्स है, बेसिक ऑब्वियस सी बात है कि जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है, प्लान है, हमारे मैनेजमेंट ऑडिट का पर्पस ही यही है कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स, क्या वो प्लान्स अचीव हुए, फुलफिल हुए। तो पहले प्लान तो पता होगा तो ही तो अचीव करोगे। तो तुम्हें बोल दो टेस्ट है, ये नहीं बताऊं किसका टेस्ट है, तुम क्या पढ़ के आओगे। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देन वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेक करना है, सिस्टम चेक करने हैं, प्रोसीजर्स चेक करने हैं, लॉ मानी है या नहीं मानी है, क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप बनाओ। एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर हैंडलिंग, जो स्टाफिंग वाला फंक्शन है कि कितने लोग चाहिए, जैसे मान लो 10 लोग चाहिए बट एक्चुअली अपॉइंटेड है 20 लोग, तो यहाँ पे क्या बोला है, ओवर स्टाफिंग हो गई, लोग जो है हमें कम चाहिए पर हमने भीड़ भर रखी है। या उल्टा भी हो सकता है अंडर स्टाफिंग, कि 10 लोग चाहिए और 3 ही लोग हैं। ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो वो सब चीजें चेक करो। देन एक्सरसाइज और प्रॉपर आईसीएस वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, मैनेजमेंट की पॉलिसीज जो है वो सही से ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है, जो फिजिकल रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एंड ऑल ऑफ दैट, तो उनका सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम पढ़ते हैं ना एफिशिएंसी में हमेशा क्या आता है, मिनिमम वेस्टेज मैक्सिमम बेनिफिट। मॉनिटरिंग सिस्टम थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं आईसीएस वाले चैप्टर में। तो जो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम सही तरीके से कंपनी में मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं है, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीजें हैं वो सब प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट यू नीड टू चेक। देन एफिशिएंसी ऑफ
ऑपरेशन, सिंपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको चेक कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट अपना क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट चेकलिस्ट। अब यहाँ पे आपको अगेन जैसे चेकलिस्ट दे रखी है, चेकलिस्ट बेसिकली हम जानते हैं पॉइंटर्स होते हैं कि ये आपको सारे पॉइंट्स दे रखे होते हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने होते हैं, आपको चेक करने होते हैं। ठीक है, सो जैसे हमने कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में चेकलिस्ट देखी थी मॉड्यूल में, वैसे यहाँ पर भी आपको ये चेकलिस्ट मॉड्यूल से देखनी है। देखो एक बार क्या बोला, इट इज यूज टू इंश्योर दैट management systems and process are effectively addressing objectives and goals of the entity। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी मैनेजमेंट के सिस्टम है, जो भी मैनेजमेंट के सारे प्रोसेस है, ठीक है, वो सारे जो सिस्टम्स है, वो सारे जो प्रोसेस हैं, क्या वो सारी चीजें अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी गोल्स है कंपनी की, वो अचीव करना। हम इतना जो तामझाम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है क्या? ऐसे बोलते हो क्या टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अरे भाई टाइम पास करने के लिए कौन पढ़ाई करता है, कोई नहीं करता। ठीक है, हमें एग्जाम में पास होना है, हमें सीएमए बनना है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तुम्हारा गोल है, इसी के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं ना। तो सिमिलरली वैसे आपको भी अगेन चेकलिस्ट में पॉइंटर्स है जो आपको चेक करना है, और उसमें अल्टीमेटली क्या बोला है, क्या चेक करना है कि जो मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं और जो मैनेजमेंट के प्रोसेस है, क्या वो इफेक्टिवली एड्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या वो अल्टीमेटली एम कर रहे हैं गोल्स अचीव करने के लिए या नहीं। तो ये चेकलिस्ट जो है ये आपको ओनली रीड करनी है, अगेन कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चेकलिस्ट है। एक बार मैं आपको इसको मॉड्यूल से दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो ये अपने यहाँ पे चेकलिस्ट है। ठीक है, आपको इस तरीके से एनेक्जर 1 दे रखा होगा आपके फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट ऑडिट के। अब देखो यहाँ पे आपको पूरी चेकलिस्ट गिवन है। अब इसमें हर एक आपको एक एस्पेक्ट, एक एरिया दे रखा है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़े हम, वेदर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब क्वेश्चंस होते हैं ये, आपको चेक करना है कि क्या कंपनी ये मान रही है कि नहीं मान रही है। वेदर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इन प्लेस फॉर मॉनिटरिंग, कि क्या कंपनी मॉनिटरिंग करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करती है, पॉलिसी बनाती है, नहीं बनाती है। आर मेंबर्स अवेयर, मेंबर्स को पता है क्या कि कंपनी ने ये पॉलिसी, ये प्लान्स बनाए हुए हैं। मैनेजमेंट की कमिटी जो मीटिंग्स होती हैं वो होती भी है कि नहीं होती हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ये अलग अलग टॉपिक्स के, देखो जैसे पहला था एडमिनिस्ट्रेशन, देन आएगा फाइनेंस, ठीक है, उसके बाद है इंश्योरेंस, देन है पॉलिसी, प्लानिंग, ठीक है, पर्सोनल मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे करके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और कुछ नहीं है, आपको चेकलिस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाए। अब आप इसको रीड करके आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस अब जैसे फाइनेंस है, तो फाइनेंस हमने रेस कर लिया, क्या लॉन्ग टर्म के लिए किया, शॉर्ट टर्म के लिए किया, मतलब वर्किंग कैपिटल जो पर्पस है उसके लिए। तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी है, कैसे एलोकेट करा उसको, बजट वगैरह वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये दो चार बातें अपने माइंड में रख लोगे ना, तो आप ये चेकलिस्ट बहुत ही इजीली जो है वो लिख के आ सकते हो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को बैठ के रट्टा मारने की जरूरत है, नहीं, ये रीडिंग करके आपका काम हो सकता है। बस आपको ये है कि आपको इसको पढ़ के इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में आप एक 7 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको लिख सको। ठीक है, सो इसमें हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, इसमें हमें स्मार्ट वर्क करना है कि हमने हिंदी में अपने माइंड में हर एक टॉपिक के 6 7 8 जो है वो कीवर्ड्स याद कर लिए, क्वेश्चन तो हम खुद बना ही सकते हैं, बेसिक इंग्लिश तो हम इतनी लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इसको यहाँ पे एक बार रीड कर लेना है मॉड्यूल से ही। ठीक है, चलो अब हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने जो नोट्स है उस पे। अब देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, कि अब जो हमारी मैनेजमेंट ऑडिट हो रही है वो मैनेजमेंट ऑडिट कैसे हो रही है। अब देखो ये जो टॉपिक है, कोई सा भी आप टॉपिक ले लो जिसमें ऑडिट का प्रोसेस है, बेसिक आपको याद रखना है, पहले होती है अपनी प्री प्लानिंग, देन अपनी होती है प्लानिंग, देन अपना होता है एग्जीक्यूशन, एंड फाइनली अपना क्या होता है, रिपोर्टिंग। इतना ही होता है। ठीक है, अब बस ये थोड़े बहुत क्या करता है, लैंग्वेज चेंज कर देगा अलग अलग टाइप के ऑडिट्स में, बाकी आप देखना यही प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप 1, अंडरस्टैंड द वही ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंड सिलेक्ट एन एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको पता करना है हम ये जो ऑडिट कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, हमें सिर्फ नाम के लिए ऑडिट करवानी है, या हमें सोल्यूशन भी देना है, हमें रिकमेंडेशन देना है फॉर इम्प्रूवमेंट, और कौन से एरिया पे हमें ज्यादा फोकस करना है, मतलब स्कोप ऑफ ऑडिट क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें आप सबसे पहले डिसाइड कर लो। ठीक है, आपको याद है हमने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा ही है ना,
नॉलेज ऑफ बिजनेस वगैरह जो होता है, प्लानिंग जो होता है, देन अपना एग्जीक्यूशन, उसी को ही लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया केओबी, कलेक्ट एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा विद रिगार्ड टू सिलेक्टेड एरिया। पहले हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डिसाइड किया, देन हम उस एरिया के बारे में नॉलेज लेंगे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे ताकि हम उसको थोड़ा सा जान पाए। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट के साथ में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके बाद में आप क्या करोगे, बेसिकली थॉरो एनालिसिस, मतलब यहां तक अपना स्टेप 1 2 3 में प्री प्लानिंग एंड प्लानिंग इज डन। देन स्टेप 4 में हम एक्चुअल क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन एनालिसिस, कि वेदर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, जो हमने प्लान किया, हमने मतलब मैनेजमेंट ने जो भी प्लान करा, क्या वो एक्चुअल रिजल्ट्स स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, जो हमने सोचा है वो हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट इफेक्टिवनेस चेक करो, ऑपरेटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल्स, वही सेम चीज है। अब यहाँ पे हमें, जैसे हम वहां पे क्या चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं देते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं देते हैं, यहाँ पे हमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चेक करना है, ठीक है। आईसीएस सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक करना है। एंड आइडेंटिफाई वीकनेस, इनएक्यूरेसी एंड प्रोसेस गैप्स, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, डेविएशंस है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, मतलब वही एग्जामिनेशन, और हम क्या कलेक्ट करेंगे, एविडेंसेस, ठीक है। जब भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो एग्जीक्यूशन में हम क्या करते हैं, एविडेंस ही तो कलेक्ट करते हैं। एंड देन आपकी स्टेप 5 में क्या आ जाएगा, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में पहले तो आप क्या बता दोगे कि आपको क्या क्या चीजें पता चली, कि कैसा कैसा चीज है कंपनी में, क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें बुरी है, और जो चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है वहां पर आप क्या सजेस्ट कर दोगे, वहां पर आप इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, टेक्निक्स बाय विच ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज, कि बेसिकली हमें वो एरियाज को ढूंढना है जहां पे चीजें अच्छी नहीं है, और हम उसको ढूंढ के उसमें मतलब बेसिकली सजेशन या इम्प्रूवमेंट देके उसको और बेटर कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम एरियाज को ढूंढोगे तो ही तो सजेशन दोगे, मैं तुम्हारी मिस्टेक्स ढूंढूंगी जब मैं कॉपी चेक करूंगी, तभी तो मैं इम्प्रूवमेंट बता पाऊंगी। तो अब उसको हम कैसे ढूंढे, तो देखो अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ टेक्निक्स दे रखी है, ठीक है, मेथड्स दे रखे हैं जो एक ऑडिटर यूज करता है। अब आपको याद होगा हमने ऑडिट टेक्निक्स पढ़ी होती है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, वो सब जो टॉपिक्स है वैसा सही आएगा। देखो सबसे पहले सर्वे, टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कंट्रोल वीकनेस, अलग अलग एरियाज में सर्वे कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या जो भी एम्प्लॉयज है उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैनेजमेंट की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बनी हुई हैं, वो मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स को चेक करो कि उनका क्या स्टैंडर्ड था, उसके बाद उन्होंने क्या एक्चुअली अचीव कर लिया, तो उनकी आप रिपोर्ट्स चेक करो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन प्रोग्रेस, स्टेटस, अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, कि कितना काम चाहते थे होना चाहिए, कितना काम एक्चुअली हो गया, जिससे हम पॉसिबल जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको ढूंढ सके। नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट चेक कर लो, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में आपको याद होगा फाइनेंस वाला एस्पेक्ट भी आता है, ऑपरेशनल भी आता है, नॉन फाइनेंशियल लॉ वाला भी आता है, सब कुछ आता है। तो आप जो इंटरनल ऑडिटर का काम है वो भी देख लो, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स ढूंढ रखी हैं, ठीक है। और उसने कुछ कुछ रिकमेंडेशन भी दिए होंगे मैनेजमेंट को, इंटरनल ऑडिटर ने भी। तो आप ये भी चेक कर लो कि क्या जो इंटरनल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन दिए, क्या मैनेजमेंट वो रिकमेंडेशन मान भी रहा है कि नहीं मान रहा है, ठीक है। सो आप वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट फिजिकल इंस्पेक्शन, जैसे इक्विपमेंट्स, मशीनरी, असेट्स, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया आपका, तो इस सब को आप चेक कर सकते हो, जिससे आप एक्चुअली ये चेक करो कि जैसे हमने बोला हमारे पास में 10 मशीन है, चेक करो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, असेट की क्वालिटी कैसी है, असेट का यूज कैसे हो रहा है, उन सब की फिजिकल कंडीशन कैसी है, कि फालतू पड़े हुए हैं, आइडल है, या बहुत ही कम यूज में आ रहे हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट जो है उसको किसी में से, मान लो आपका इंस्पेक्शन होता रहता है ना, तो कभी कभी जैसे जो इंस्पेक्टर्स आते हैं चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, वो कोई उनको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट है ना, इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो ये मार्केट में आप सप्लाई नहीं करोगे। तो आपको ये देखना है कि कहीं कोई रिजेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका अप्रूवल नहीं मिला, हमें लाइसेंस नहीं मिला जिसका, क्या हम उसको भी अभी तक रखे हुए हैं, क्या हम उसको भी कहीं छुप छुप के सेल तो नहीं कर रहे हैं ना। सो वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। टेस्ट एग्जामिनेशन, यानी बेसिकली आप यहाँ पे सैंपल वगैरह कलेक्ट करके चेक कर सकते हो, तो बेसिकली सैम्पलिंग तो करता ही है ना ऑडिटर, चाहे कोई भी टाइप का ऑडिटर हो, ठीक है। और लास्ट क्या बोला, डिस्कशन विद ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज,
आप उनसे इंक्वायरी, कंफर्मेशन ये सब ले सकते हो, ठीक है। सो बेसिक बेसिक चीजें कि किस किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे है। तो ये सारी आपको टेक्निक्स दे रखी है, ठीक है। सर्वे, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट की खुद की रिपोर्ट्स को चेक कर लो, इंटरनल ऑडिटर के काम को चेक कर लो, फिजिकल इंस्पेक्शन कर लो खुद से, ठीक है, सैम्पलिंग कर लो, और लास्ट में क्या बोला कि आप इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन कर लो, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या बोला कि ये जो भी हमने टेक्निक्स यूज की है उससे ऑडिटर क्या ढूंढ पाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इनएफिशिएंसीज हैं, कब कब कंपनी ने फंड्स का इम्प्रॉपर यूज किया, कि हमने फंड्स को इस तरीके से ऐसे यूज करना चाहिए था जिससे मैक्सिमम आउटपुट आता, पर हमने अपने पैसे को गलत जगह पे लगा दिया जिससे अपना रिटर्न कम हो गया, ठीक है। देन लैक ऑफ क्लैरिटी इन रिटन प्रोसीजर, हम कुछ पॉलिसी लिख रहे हैं या हम कुछ चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं बट क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। फेलियर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अगर हमने किसी बंदे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि ये मेरा काम है, दूसरों के ऊपर डालता है वो कि नहीं ये तो उसका था, उसने मुझे परमिशन नहीं दी, उसने ऐसे किया, मतलब हम कभी खुद की गलती नहीं मान रहे वैसा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इनएफिशिएंट यूज हो रहा है किसका, वही रिसोर्सेज का, चाहे आपके रिसोर्सेज फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो। हमें ये चीज तो हम कितनी बार ये पढ़ चुके, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी होनी चाहिए, और एफिशिएंसी होने का मतलब क्या है, मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम वेस्टेज। ये तो आप कहीं पर भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। चलो सो ये बेसिकली हो गई अपनी टेक्निक्स जिससे हम प्रॉब्लम एरियाज को ढूंढ सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये टॉपिक भी वैसा सा ही है, बट यहाँ पे जो आपकी टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी फॉर्मल टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपको रिलेट करती है स्पेसिफिक। जैसे जो ऊपर हमने टेक्निक्स पढ़ी वो सिंपल सिंपल है कि ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जैसे साइंटिफिक टेक्निक्स भी आएंगी। देखो जैसे सबसे पहले क्या बोला, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक। अब यहाँ पर हम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसमें हर एरिया आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, फाइनेंस, ठीक है, कॉस्टिंग। तो अलग अलग एरियाज आएंगे, तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के एनालिसिस होते हैं, ये आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा अलग सी चीज नहीं है। जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो अपना ब्रेक इवन पॉइंट होता है। कॉस्ट बेनिफिट, कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं कुछ नए डिपार्टमेंट में, या किसी हम कह सकते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट कितना आ रहा है और बेनिफिट ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमारी मान लो कॉस्ट बहुत आ रही है पर प्रॉफिट नहीं होगा उससे, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। बजट वगैरह आप पढ़ते हो, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देन आपने ये पढ़ा होगा एफएम में डिस्काउंटेड कैश फ्लो और नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हम पीवी फैक्टर लगा के उसको क्या करते हैं, उसके फ्यूचर जो कैश फ्लोज होते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब अपना एफएम वगैरह में आता है, ठीक है। क्वालिटी एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आपके कॉस्टिंग में आते हैं ना, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वगैरह निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये जितनी भी सारे टेक्निक्स है, ये सब टेक्निक्स आपको आती हैं, और ये सब टेक्निक्स मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो लगाएगा, ठीक है, चेक करने के लिए कि क्या कंपनी ने ये सारे काम सही से किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। तभी देखो आपको ये सब कुछ आता है, इसमें सब कुछ मिक्स है, इसमें कॉस्टिंग, इसमें एफएम, अकाउंटिंग, सब कुछ मिक्स है, इकोनॉमिक टेक्निक्स भी मिक्स है। इसीलिए बिगिनिंग में क्या कहा था कि आपके पास हर एक एरिया की नॉलेज है, इसीलिए मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए कंपनीज आपको ही प्रेफरेंस देती है। इसको आपको इलाबोरेट नहीं करना है, आपको बस नाम नाम लिख के आने हैं इन टेक्निक्स में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपना क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स। देखो साइंटिफिक टेक्निक्स में बेसिकली क्या बोला, सबसे पहले कंप्यूटर मॉडल्स, कि कभी कभी क्या होता है हम कुछ चीजें मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी कुछ चीजें मैनुअली सॉल्व नहीं होती है, हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे आपका डिसीजन ऑन मटेरियल मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह कंप्यूटर मॉडल को यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला, नेटवर्क एनालिसिस, यानी बेसिकली क्या बोला, आप एक नेटवर्क बताओ, मतलब आपके जो भी टास्क है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करो, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट हो सके। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको सबसे पहले पार्ट सी से स्टार्ट करवाया, देन हम पार्ट ए पे जाते हैं, पार्ट डी पे जाते हैं, फिर हम पार्ट बी पे जाते हैं, तो मैंने लाइन से सीक्वेंस नहीं लिया जो मॉड्यूल में है, हमने सीक्वेंस थोड़ा सा ब्रेक किया, ठीक है। और उससे भी पहले मैंने आपको क्या बता दिया कि ऑडिट का प्रोसेस क्या रहता है।
तो अब मैं अगर आपको उस टाइम पे बिगनिंग में ऑडिट का प्रोसेस नहीं बताती, तो आपको कभी ये समझ में ही नहीं आता कि बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती कि यार ये क्यों हो रहा है। और मैं क्यों बोलती अभी तो याद कर लो, आगे जाके बताऊंगी क्यों हो रहा है जब हम रिपोर्टिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। देखो बेसिक एक आइडिया पहले ही मिल जाता है हमें, तो उससे क्या होता है हमें आगे जाके ना प्रॉब्लम नहीं आती है अगर वो वर्ड का रेफरेंस आ रहा होता है तो हमें सीक्वेंस जो होता है आप देखना, बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे होंगे जो आपको मॉड्यूल वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं करवाते होंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस चैप्टर से पहले ही ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पहले वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा उसका रेफरेंस आएगा, तो हम उस अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। तो इससे क्या होता है आपका सिलेबस शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं करेंगे तो हमें एक ही चीज को 10-10 बार अलग अलग चैप्टर्स में बार बार समझाना पड़ेगा, उससे टाइम वेस्ट ही होगा। तो वही चीज यहाँ पे कंपनी को भी करनी है कि वो अपना काम कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से सीक्वेंस बनाए अलग अलग एक्टिविटीज का कि उनका काम कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग बाय ट्रायल एंड एरर, है ना। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में कि हम अलग अलग जैसे फॉर्मूला में अलग अलग कोई दो वैल्यूज पुट करके देख लिए, उससे आंसर नहीं आया तो कुछ और दो वैल्यूज, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड। तो उस तरीके से आप जो है बेस्ट मटेरियल मिक्स, मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, ये सब चीजें आप निकाल सकते हो। अल्टीमेटली हमारा क्या इंटेंशन होता है उससे, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑप्टिमम यूज ऑफ लेबर, फाइनेंस इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो भी डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। एक नेटवर्क एनालिसिस, एक चेन बना ली कि ऐसे ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए, या हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ऑडिटर भी इन टेक्निक्स को यूज करके चेक करेगा। नेक्स्ट आपकी आती है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, बेसिकली इसमें सैम्पलिंग की बातें करेगा। देखो सबसे पहले क्या बोला है, एक्टिविटी सैम्पलिंग। प्रेजेंट वर्कलोड्स कैन बी मेजर्ड टू ऑब्टेन कंट्रोल्स टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली क्या देख रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर काम में कितना वर्कलोड आ रहा है, जिससे हम ये जान सके कि इसमें कितना कंट्रोल लगाना चाहिए, कितने लेवल का कंट्रोल चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितना टाइम डिवोट करना है। तो पहले से ही आप डिसाइड कर लो, देख लो कि किसका कितना कितना वर्कलोड है और कितने लेबर अपॉइंट करने हैं हमें। नेक्स्ट है बोला मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, बेसिकली सैम्पलिंग ही होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत अपनी लार्ज स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन है, जैसे मान लो 1000 का डेटा है। अब हम 1000 के डेटा को तो चेक नहीं कर सकते, तो हम उसमें से क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं, मतलब हम उसमें से कुछ कुछ सैंपल्स सिलेक्ट करते हैं। और सैंपल्स कैसे होते हैं, रैंडम। हम क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब जैसे मान लो 1000 आइटम्स है, तो ये नहीं करना 1 to 10 ले लिए, ठीक है, नहीं। या फिर हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें 10 20 30 40 इस तरीके से लाइन से लेना है। रैंडम मतलब कोई सा भी नंबर आ जाएगा। अगर आपको 30 का सैंपल लेना है तो कोई से भी 30 आ सकते हैं। पहले से पता नहीं है कि स्टार्टिंग के 30 आएंगे या मिड वाले 30 आएंगे या एंडिंग वाले 30 आएंगे, वो नहीं करना है, रैंडम कुछ भी सैंपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ये फोरकास्टिंग टेक्निक है। बेसिकली हम यहाँ पे फोरकास्टिंग कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं। दैट यूजेस वेटेड एवरेज ऑफ पास्ट ऑब्जर्वेशंस, गिविंग मोर वेट्स टू रिसेंट डेटा एंड लेस टू ओल्डर डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज। यानी बेसिकली हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। और फोरकास्टिंग हम कैसे करते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं, पास्ट को देखते हैं, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि हम वेटेड एवरेज जो है वो दे रहे हैं, मतलब वेट्स अलोकेट कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा स्टैट्स में अपन करते थे, एक तो अपन नॉर्मल निकालते थे, मीन मोड मीडियन, एक अपन वेटेड एवरेज करके मीन निकालते थे, जहाँ पे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स आते थे तो आप वेट्स एलोकेट करते थे। जैसे इंग्लिश है या हिंदी है तो इनको आपने एक ही वेट दिया, मैथ्स या साइंस है तो वहां पे आपने ज्यादा वेट्स दिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना इंपॉर्टेंस है किसी पर्टिकुलर चीज का, आप उसको वेट्स देते हो। तो यहाँ पे क्या बोला, हम रिसेंट डेटा को ज्यादा वेट्स देंगे और पुराने वाले डेटा को हम लोग कम वेट्स देंगे, ठीक है। और उससे हम लोग क्या करेंगे, फोरकास्टिंग। मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखो कि जो भी आपकी डेटा है, कौन सी वाली डेटा, जो आपकी प्रेजेंट वाली डेटा है और जो आपकी पास्ट वाली डेटा है, उन दोनों डेटा को आप यूज करके फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करते हो, ठीक है। और लास्ट क्या बोला, इंटरफॉर्म कंपैरिजन। एक होता है इंट्रा फर्म, इंट्रा मतलब विद इन द फर्म ही हम डिपार्टमेंट्स को या लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, या पास्ट और प्रेजेंट कि पिछले साल को इस साल से कंपेयर कर रहे हैं, वो होता है इंट्रा फर्म। ये बोला है इंटर फर्म, एक फर्म को कंपेयर करो दूसरे के साथ।
तो ये बेसिकली आपकी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि एक ऑडिटर एम्प्लॉय करेगा चेक करने के लिए कि कंपनी में काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आपने प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल आप पढ़ते हो तो आपको इजी लगता है, उसकी थ्योरी याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, नो डाउट। बट आपको इसमें कुछ भी इलाबोरेट नहीं करना, कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करना है, आपको बस थोड़ी सी 2-3 लाइन्स याद रखनी है और उसको लिख के आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, बहुत सिंपल है, पर्सनल टेक्निक्स। देखो यहाँ पे क्या क्या बोला आपका, सबसे पहले एटीट्यूड सर्वे, देन मैन मशीन रिलेशनशिप, ट्रेनिंग मेथड्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। यानी जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो भी आपके पर्सोनल है, उसकी बात कर रहा है, उनका क्या ट्रेड्स है, क्या बिहेवियर है, क्या एथिकल वैल्यूज है। ठीक है, देन मशीन और मैन के बीच में कि कितना मशीन है, उस पर कितने लेबर काम कर सकते हैं तो इफेक्टिवनेस आएगी, ट्रेनिंग किस तरीके से दे रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, देन परफॉर्मेंस कैसे हम देखते हैं कि किस लेबर की क्या परफॉर्मेंस आई है, वो सब चीजें। और लास्ट अपना क्या आता है, जनरल टेक्निक्स। तो जनरल में क्या बोला है, सबसे पहले आप ये चेक करो कि किसी भी प्रॉब्लम को एक तरीके से देखने की एंड सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या रहेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगी। एक प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम देख के कुछ लोग भाग जाते हैं, वैसा नहीं करना है, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करो, आप तरीके ढूंढो कि किस किस तरीके से हम प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ये देखो कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं कि हम ये तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो जो हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। टाइम फैक्टर ध्यान में रखना है, कॉस्ट हमें ध्यान में रखनी है, कॉम्पिटिटर पॉलिसीज हमें ध्यान में रखनी है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास हो सकता है 2-3-4 तरीके हो, तो वो सारे ऑल्टरनेटिव्स देखो। ठीक है, उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करो। ठीक है, विद रिगार्ड टू इट्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, कि भाई कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, एफिशिएंट और इफेक्टिव भी होना चाहिए। एंड देन क्या एक्शन। अभी याद है हमने कुछ देर पहले ही बात की डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, है ना। वहां पे क्या था, ऑब्जेक्टिव सेट करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रोसेस वही है, प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, उसके तरीके ढूंढो अलग अलग, देन जो बेस्ट तरीका है इवेलुएट करके निकालो क्या बेस्ट है, देन उसको अप्लाई कर दो, सिंपल सी चीज है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अलग अलग आइडियाज सोचो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में बेसिकली क्या आ जाएगा कि हर एक एरिया पे, जैसे अब टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, अब बेसिक से बेसिक छोटी सी चीज है, अब हर एक चीज पे अगर टॉप मैनेजमेंट जाएगा अपनी टांग अड़ाने के लिए, तो वो काम ही नहीं हो पाएगा। टॉप मैनेजमेंट के पास खूब काम होता है डिसीजन मेकिंग वाले, तो मैकेनिकल लेबर वाले वर्क में, मतलब हर एक छोटे से छोटे काम में टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम हर एक बेसिक काम है, जैसे मान लो आप हो, आपके घर में मम्मी आपको क्या बोले कि तुम्हें शॉपिंग भी करके लानी है घर के लिए, ग्रोसरीज वगैरह की, तुम्हें शादी में भी जाना है, कोई रिलेटिव आ रहा है उसको लेने जाना है एयरपोर्ट से, ऐसे करके बथेरे काम देते, तो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे ना। मतलब जो चीज कोई और भी कर सकता है, वो लोग कैप करके भी आ सकते हैं, तो जो चीज हो सकती है उसके लिए भी आपको दिया जा रहा है हर काम, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। वो नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट काम है जिसमें सिर्फ आपकी जरूरत है, कोई और कर ही नहीं सकता आपके अलावा, उसमें इन्वॉल्व होना है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दैट मीन्स टॉप मैनेजमेंट को भी सिर्फ उसी चीज में इन्वॉल्व होना है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिसीजन मेकिंग वाली चीज है, जो नॉर्मली लोअर लेवल के लोग नहीं कर सकते। हर एक काम का कंट्रोल लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कॉर्पोरेट प्लानिंग, इंफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है, बेसिक्स है। चलो, सो ये अपनी क्या हो गई, सारी टेक्निक्स हो गई, जो अलग अलग टेक्निक्स एक मैनेजमेंट ऑडिटर एम्प्लॉय करेगा, मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं टाइम। ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंसेस। सिंपल है, एविडेंसेस क्या होता है, एविडेंसेस मतलब ऐसे कोई से भी इंफॉर्मेशन जो कि एक ऑडिटर को किस में काम आएगी, ओपिनियन फॉर्म करने के काम आएगी। और जो भी आपके एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस इंटरनल भी हो सकते हैं, यानी आप एविडेंसेस अपने कंपनी के ही जो लोग हैं, जैसे एम्प्लॉयज हैं, उनसे भी ले सकते हो। एक्सटर्नल जैसे थर्ड पार्टी से पूछ लिया, बैंक से पूछ लिया, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और जो हमने ऊपर टेक्निक्स पढ़ी थी, ऑडिट टेक्निक्स, उसको अप्लाई करके ऑडिटर क्या करेगा, एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा, सिंपल है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार लगा लो। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, MAR, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट।
अब हमें पता है, हमने प्लानिंग कर ली, प्रोग्राम बना लिया, एविडेंसेस कलेक्ट कर लिया, फाइनली कंक्लूजन आएगा, ओपिनियन आएगा, और उस ओपिनियन को हम लोग कहाँ पे अपनी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट करके देंगे, ठीक है। सो जो भी हमने रिव्यू किया है वो रिव्यू को अब हम रिफ्लेक्ट करेंगे, अब हम अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। सो क्या बोला, अ गुड एमएआर कैन मोटिवेट द मैनेजमेंट एंड कैन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। गुड एमएआर है, गुड एमएआर का मतलब ये नहीं है कि ओपिनियन अच्छा आ गया, क्लीन रिपोर्ट दे दी, नहीं। गुड एमएआर का मतलब है यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर एक अच्छी रिपोर्ट है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है, तो उससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी। देखो कैसे, पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या फीचर होना चाहिए, पर्टिनेंस मतलब रेलेवेंट। हमने आपसे ऑडिट करवाई क्या जानने के लिए कि अपना मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप क्या बोल रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात कर रहे हो, नहीं, जो चीज हमने आपसे पूछी है वही बतानी है। तो जो रेलेवेंट चीज है वो ही आपको लिखनी है रिपोर्ट में। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है सब कवर करनी है, ऐसे नहीं है कि 4 पॉइंट्स में से एक लिखा 3 उड़ा दिए, ऐसे नहीं करना है, सब कवर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रीविटी। ब्रीविटी मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट आपको बात करनी है, ऐसे नहीं है कि आपने आलतू फालतू जो है चीजें भी इंक्लूड कर दी है, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब हर इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए, पर इतना भी ओवर इलेबोरेट मत कर देना कि आपने 200 पेज डाल दिए, ठीक है। टाइम पे कंप्लीट करके आपको सबमिट करनी है रिपोर्ट। देन क्या बोला, डेटा बेस्ड टू सपोर्ट आउटकम, यानी जो भी आपका ओपिनियन आया, वो जो आपका ओपिनियन है वो ओपिनियन क्यों आया, उसका क्या रीजन है, क्या बेस है, क्या एविडेंसेस है, वो भी आपको देने होंगे। मोटिवेट करना है, ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट को कि वो और बेटर कर सके। ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना है कि घटिया कंपनी है, बिल्कुल बेकार हो, लॉस में चले जाओगे, बंद हो जाओगे, ऐसे उल्टी फुल्टी बातें नहीं करनी है। गलतियां बताने के बाद मोटिवेट करो कि और बेटर कैसे हो सकते हो। एंड सिंपल है, एप्रोप्रिएट जो है वो रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब जाके आपकी रिपोर्ट एक अच्छी, हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। और अगर एक अच्छी रिपोर्ट है तो उससे आप मैनेजमेंट को क्या करोगे, मोटिवेट करोगे कि वो और बेटर परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या बोला है कि हम ये जो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट है, इसको स्टार लगा लो, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। अब देखो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्शन रिपोर्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें है ना ऐसे फालतू की चीजें नहीं बताई जाती कि अच्छा आपने ये सब प्लान किया था, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, इतना नहीं। जो चीजों में प्रॉब्लम है, डेविएशंस के ऊपर हाईलाइट किया जाता है। अच्छा है तो अच्छी बात है, उसको हम क्यों इलेबोरेट करें फालतू में। जो कमियां हैं, डेविएशंस है ना, उस पर बात करते हैं। तो हम यहाँ पे हर एक चीज के ऊपर फालतू इलेबोरेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात है उसके ऊपर इलेबोरेट करेंगे, दैट इज डेविएशंस। और हम उनको और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, जैसे कहाँ पे हमने प्रोसेस नहीं माना, कौन कौन सी एक्टिविटीज अनऑथोराइज थी, कहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई, कहाँ पर कंपनी की वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई। तो ये सारे के सारे जो डेविएशंस है, प्रॉब्लम्स है, इस पे हाईलाइट करता है। अच्छा है वो अच्छा है, बस लिख दिया, बाकी सब कुछ ठीक है, ये 5 पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, बिकॉज ये मेजर जो पॉइंट्स है ना उस पे हाईलाइट करता है, हर बात नहीं बता रहा। नेक्स्ट, मेंशन करेक्टिव मेजर्स एंड स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हम बहुत बार बोल चुके हैं। एंड इट शुड बी डिस्कस्ड विद द पीपल कंसर्न इन वेरियस एरियाज। ऐसे नहीं होता कभी भी कि आपने बस अपना ओपिनियन बना लिया और उसको ऐसे ही रिपोर्ट कर लिया। रिपोर्टिंग करने से पहले ऑडिटर को क्या करना होता है, उसे अलग अलग लोगों के साथ में डिस्कस करना होता है, जो भी कंसर्न लोग होते हैं। जैसे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप वो डिपार्टमेंटल हेड से पूछोगे, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं पहले आप डिस्कस करते हो, उसके बाद ही आप क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो। चलो नेक्स्ट सिंपल है, सजेस्टेड फॉर्मेट दे रखा है आपको, सजेस्टेड है, आपकी मर्जी है, ऐसा सेम बना लो, थोड़े बहुत चेंजेस कर लो। तो पहले क्या आएगा, टाइटल में कंपनी का नेम, क्या जो पीरियड है ऑडिट का, 1 साल 2 साल जो भी है, डेट्स ऑफ ऑडिट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर, सिंपल। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स की क्या क्या आपने चीजें लिखी है, प्रॉब्लम्स जो है, डेविएशंस जो है, इंप्रूवमेंट, जो भी चीजें हैं, जो भी कंक्लूजन आया उसकी समरी, ठीक है। देन बॉडी ऑफ रिपोर्ट में क्या आएगा, जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो भी आपकी फाइंडिंग है उसका प्रूफ, मतलब उसका एविडेंस देना है आपको कि ये सारी चीजें हमें लगती है, तो वो क्यों लगती है, इस एविडेंस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छी है या कंपनी बेकार है।
नेक्स्ट क्या बोला, अपेंडिसेस सप्लीमेंट्री एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे अपन अभी यहाँ पे अपने बुक में भी आप देखना एनेक्सर्स अपेंडिक्स दे रखे हैं आपको, तो वो क्या होते हैं कि आप एक्स्ट्रा जो भी, जैसे आपको डॉक्यूमेंट एज इट इज लगा देना है कि रेफर कर लेना मैंने ये डॉक्यूमेंट देख के, तो वो जो भी हम सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हम एक्स्ट्रा अटैचमेंट के फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स ग्राफ्स, तो वो भी आप लगा सकते हो। चलो, सो ये अपना एक हो गया बेसिक फॉर्मेट। अब आ जाओ आगे, अब देखो सिंपल है ये, स्पेशल रिपोर्ट फॉर बैंक। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो अपनी रिपोर्ट है वो स्पेसिफिकली हमसे कोई बनवाता है, जैसे बैंक बोलती है कि हम आपको लोन देने से पहले चाहते हैं कि आप अपनी मैनेजमेंट ऑडिट करवा के हमें बताओ आपका मैनेजमेंट कैसा है, या शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है। तो स्पेसिफिक या एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट में कैसे कैसे काम हो रहा है। तो बेसिकली क्या बोला यहाँ पे कि जब कोई स्पेसिफिक एक पर्सन या स्पेसिफिक स्टेक होल्डर हमसे चाहता है तो उसके लिए हम स्पेशल रिपोर्ट भी बना के दे सकते हैं जो सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला, रिपोर्ट फॉर बैंक्स एंड क्रेडिटर्स। तो क्या बोला यहाँ पे कि जो बैंक्स वगैरह हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म एंड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट बट एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम नीचे नोट्स टू अकाउंट लिख देते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे देते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको एक्यूरेसी और कंफर्मेशन कि भाई ऑडिटर जो है उनसे उनको कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये जो भी नोट्स नीचे लिखे हुए हैं, इलेबोरेशन लिखी हुई है मैनेजमेंट ने, क्या ये सही है कि नहीं है। तो आप मैनेजमेंट ऑडिटर से हमें कंफर्मेशन दिलवा के दो, तो वो स्पेसिफिकली फिर वो रिपोर्ट किसको बना के सबमिट करेगा, उन बैंक्स को, ठीक है। रिपोर्ट टू शेयर होल्डर, बेसिकली उनको अगर डिटेल्स जाननी है कंपनी के बारे में तो वो उनको दे देगा। जैसे हम पब्लिक इशू वगैरह लेके आते हैं तो पब्लिक इशू के टाइम पे इतनी सारी पब्लिक पैसे लगाती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उनको कोई तो एक ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिए ना कि जो बोले कि कंपनी का मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है। तो उस टाइम पे भी हम मैनेजमेंट जो ऑडिट है वो करवा के और स्पेसिफिकली उनके लिए करवाते हैं कि वो लोग ट्रस्ट करके पब्लिक इशू में पैसा लगा सके, ठीक है। इससे बेसिकली पब्लिक रिलेशन जो है वो अच्छे बनते हैं इन्वेस्टर्स के साथ में। नेक्स्ट क्या बोला, एम्प्लॉयज के लिए। तो बेसिकली एम्प्लॉयज को शक आता रहता है कि यार कहीं मुझे निकाल तो नहीं देंगे, कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो रही, कहीं लॉसेस तो नहीं हो रहे, सिक कंपनी तो नहीं है, हमारी इमेज तो खराब नहीं हो जाएगी। सो वो सारी चीजें, तो स्ट्राइक, कंपटीशन, सिकनेस मतलब लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, तो उनको अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उनके लिए भी हम करवा सकते हैं कि भाई तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो एकदम सेफ है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, कंपटीशन सरवाइव कर पा रही है, कोई स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं होने वाली है। सो उसके लिए भी हम अलग से रिपोर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट बोला है रिपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेस। देखो बेसिकली क्या बोला कि जो आपके एनुअल अकाउंट्स हैं और जो भी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो तो सेम ही रहती हैं, चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है स्मॉल कंपनी में कुछ कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं बट ऐसे तो है नहीं कि आपको अकाउंट्स ही नहीं बनाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनाने, वो सब तो आपको बनाने ही होते हैं, ठीक है। हाउएवर जो आपकी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट होती है स्मॉल बिजनेस के केस में वो इतनी इलेबोरेट नहीं बनती, अकाउंट्स वगैरह तो सेम बनेंगे बट मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट उतनी इलेबोरेट नहीं बनती है, वो एक सिंपल तरीके से हम बना के उसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे इतने सारे लोगों के साथ डील नहीं कर रहे, अपने अपने आपस के लोग हैं, स्मॉल बिजनेस है, ठीक है। सो इट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ ही कुछ शेयर होल्डर्स ओनर्स होंगे। तो जो स्मॉल बिजनेस है उनकी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी कैसी हो सकती है, एकदम ब्रीफ हो सकती है, ठीक है, सिंपल हो सकती है। चलो, सो ये बेसिकली अपना यहाँ पे जो है रिपोर्ट वाले सारे जो फीचर्स थे स्पेशल रिपोर्ट वाले वो होते हैं कंप्लीट। अब आप एक चीज सुनना, अब ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना यहाँ पे, दैट इज व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। ये आपके मॉड्यूल में मैनेजमेंट ऑडिट का सेकेंड चैप्टर है, वहां दे रखा है। यहां तक जो भी हमने पढ़ा, यहां तक जो भी हमने पढ़ा वो मैनेजमेंट ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर है, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक जो कि कनेक्टेड है किससे, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट से, बट ये आपको मॉड्यूल में कहा मिलेगा, चैप्टर 10 में, मतलब सेकेंड चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, बट ये कनेक्टेड है तो इसीलिए हम इसको एक ही साथ यहाँ पे कर रहे हैं। चलो देखो क्या बोला है, सिंपल है, लास्ट टॉपिक है,
मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और तीसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। यानी हमने मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स की अलग अलग कैटेगरी बनाई है। देखो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटीज आप जो है डे टू डे में कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स तीन टाइप की हो सकती है। देखो फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेकंड क्या है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और थर्ड क्या है, कंट्रोल रिपोर्ट। अगर हम बात करें फर्स्ट रिपोर्ट, तो फर्स्ट रिपोर्ट आपकी कौन सी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट। देखो अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिपोर्ट की, तो फाइनेंशियल में फाइनेंस वाले एस्पेक्ट्स आएंगे, तो क्या बोला, इंक्लूड कैश फ्लो रिपोर्ट्स, बोरोइंग, बोरोइंग आप लोन वोन लोगे तो कॉस्ट भी आएगी, इंटरेस्ट वगैरह, परफॉर्मेंस वर्सेस बजट, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और हमने बजट में कैसे लिख रखा है, कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस पीरियड्स विद करंट। मतलब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी फाइनेंस से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की अगर हम बात करें, सेकंड जो है अपना इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी तीन टाइप्स की होती है। पहला है ट्रेंड रिपोर्ट, सेकेंड है एनालिटिकल रिपोर्ट, और तीसरा है एक्टिविटी रिपोर्ट। नाम से समझ में आ रहा है, पहला है ट्रेंड, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रेंड्स बताएगा। जैसे मान लो पिछले 5 साल का कंपैरिजन बता दिया है ना, तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड कि एक ट्रेंड कैसा चल रहा है, प्रॉफिट्स हैं कि ब्रेक इवन पे चल रहा है कि लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्या आता है आपका, एनालिटिकल रिपोर्ट्स। इसमें क्या बोला, इट इज बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। यानी ट्रेंड में तो क्या बोला, अलग अलग ईयर्स, डिफरेंट ईयर्स का रहेगा ओवर अ पीरियड, ठीक है। लेकिन एनालिटिकल में क्या बोला, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या बोला, एक पर्टिकुलर पीरियड ही रहेगा। जैसे मान लो एक ही साल का देख रहे हैं हम, एक ही साल का देख रहे हैं लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज का। एक ही साल है पर एक्टिविटीज अलग अलग है, कि इसी साल में परचेज वाली एक्टिविटी का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटी का क्या है रिजल्ट, ठीक है, देन R&D का क्या है रिजल्ट, फाइनेंस कैसा चल रहा है। तो अगर हम एक ही पर्टिकुलर पीरियड में अलग अलग जो है कंपैरिजन दिखा रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज का, दैट इज एनालिटिकल। और ट्रेंड में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ईयर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे पिछले 5 सालों में क्या क्या प्रॉफिट्स है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है टाइम पीरियड का। और एक्टिविटी में तो क्या है, सिंपल, कि हमें किसी का कंपैरिजन नहीं करना है, हमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है लाइक R&D, हमें बस उसके बारे में चेक करना है कि कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो अपनी जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, वो तीन टाइप की हो गई, कौन कौन सी, ट्रेंड, एनालिटिकल, एक्टिविटी। क्लियर है। तो अपन की कौन सी हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दो, फाइनेंशियल, फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी। इंफॉर्मेशन में तीन, कौन सी, ट्रेंड, एनालिटिकल और एक्टिविटी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है अपना, कंट्रोल रिपोर्ट्स। कंट्रोल रिपोर्ट्स क्या बोला है कि यहाँ पे कंपनी में various responsibility centers are set up to have effective control. Periodical reports are prepared to know performance of each center. यानी हमने अलग अलग सेंटर्स बना दिए। अब अलग अलग सेंटर्स बना दिए मतलब हमने अलग अलग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स बना दिए कि ये पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने के लिए तुम लोग हो, ये पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने के लिए तुम लोग हो, ठीक है। तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज क्या बना दिए, सेंटर्स, कि इसका जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो ये सेंटर चेक करेगा। तो हम ये देखते हैं कि वो सेंटर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी वो जो सेंटर है, वो सेंटर को हमने क्यों बनाया है वहां पे, ताकि वो ये चेक कर पाए कि पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखने के लिए हमने किसको बनाया, सेंटर। अब उसको चेक कर लो, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला, कंट्रोल सही से है या नहीं है उसको चेक करने के लिए जो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, दैट इज व्हाट, कंट्रोल रिपोर्ट्स, ठीक है। और एक आपने पढ़ा होगा सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स का ही पार्ट है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 के साथ आ जाएगा। सो ये अपनी फर्स्ट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमने कितनी पढ़ी, 3, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन और कौन सी है, कंट्रोल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे आपके देखो 2 रिपोर्ट्स हैं। पहली कौन सी है, एंटरप्राइज रिपोर्ट्स,
और दूसरी कौन सी है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। अगर हम बात करें एंटरप्राइज रिपोर्ट्स, तो एंटरप्राइज रिपोर्ट्स में क्या बोला, गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आपको एंटरप्राइज के बारे में, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज कैसी है, ठीक है, इसके अलावा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एंड ये जो है बेसिकली ये किसके लिए है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जो बाहर वाले लोग आते हैं उनको सब जानना है कि कंपनी क्या काम कर रही है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो क्या बोला, इट इज जनरली मेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे बैंक्स, एफआई, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इन सब के लिए बनी हुई है। और नेक्स्ट क्या बोला, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जो हैं वो किसके लिए बनी हुई है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि यार ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो ये फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है इसमें ये प्रॉब्लम्स है, असेट को जो है अनऑथराइज यूज हो रहा है, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर हम कोई रिपोर्ट उसमें इन डेप्थ हम चाहते हैं इवैल्यूएशन करें, तो वो किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिगेटिव। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेटिव, और ओवरऑल आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पोजीशन देखना है, दैट इज एंटरप्राइज। मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, हर एक का ना कीवर्ड याद कर लेना है। अब जैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपना कीवर्ड क्या हो गया, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यहाँ पर अपना कीवर्ड क्या हो गया, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, ठीक है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। चलो लास्ट पे आ जाओ। लास्ट क्या है अपना, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्या बोला, ये जो है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या जॉइंट एक्टिविटी के लिए, मतलब फंक्शनल, फंक्शनल मतलब डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के बेसिस पे हम देख रहे हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को हम नहीं देख रहे हैं, फंक्शन वाइज, परचेज फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, R&D फंक्शन, ठीक है। सो क्या बोला, इंडिविजुअल एक्टिविटी, prepared for individual activity of a single department working under supervision of one executive। individual activity, डिपार्टमेंट का भी एक ही एक्टिविटी देखो, ठीक है। तो क्या बोला, एक डिपार्टमेंट में भी अगर 10 एक्टिविटीज हो रही है तो 10 की 10 एक्टिविटी का रिपोर्ट नहीं, एकदम स्पेसिफिक चले जाओ, एक ही एक्टिविटी को देखो, दैट इज इंडिविजुअल। जॉइंट एक्टिविटी क्या बोला, प्रिपेयर्ड व्हेन जॉइंट एफर्ट्स आर मेड इन परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, यानी अगर कोई एक हम काम कर रहे हैं और उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो इन्वॉल्व हैं, जैसे सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट विद प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल ला के देगा उस डिपार्टमेंट के एफर्ट भी देखने हैं, और जो पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है उस डिपार्टमेंट के भी देखने हैं। तो जब हम इस तरीके से एक ही एक्टिविटी पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंबाइंड हो जाते हैं, उन सबके रिजल्ट्स देखने होते हैं हमें, तो वो किस में आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा जॉइंट एक्टिविटी में। और अगर आपको सबका नहीं देखना, सिर्फ इंडिविजुअल का देखना है, वो भी डिपार्टमेंट में भी इंडिविजुअल एक्टिविटी, तो वो किस में आ जाएगा, इंडिविजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट। तो आपका जो नाम है बेसिकली, रिपोर्ट का नाम है, वो रिपोर्ट के नाम से ही आपका क्या हो जाएगा, आपकी वो एक्टिविटी बन जाएगी, मतलब वो टाइप की रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। सो ये अपना क्या हो गया, अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट का, ठीक है। एंड विद दिस अपना जो चैप्टर है वो भी होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। सो जो लास्ट टॉपिक है अगर किसी को मॉड्यूल में देखना है तो वो आपको चैप्टर 10 में मिलेगा, बाकी रिमेनिंग चैप्टर 10 प्रैक्टिकल है जो बाद में कवर होगा, ठीक है। चलो, सो ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया किसके अकॉर्डिंग, ऑपरेटिंग, देन नेचर एंड देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ओके, सो विद दिस हम कह सकते हैं कि अपना जो मैनेजमेंट ऑडिट है उसका फर्स्ट चैप्टर अपना हो गया। फर्स्ट चैप्टर जो हमने आज किया वो काफी सिंपल सा है, आपको लग सकता है काफी लंबी वीडियो बन गई है आज, लेकिन ये एक ही से रिलेटेड टॉपिक्स थे, ठीक है। सो कोई सेंस नहीं था इसके लिए दो अलग अलग वीडियोस अपलोड करने का, सो ये एक ही साथ आप पढ़ लोगे, जल्दी से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। कल से हम इसका जो सेकेंड चैप्टर है किसका, मैनेजमेंट ऑडिट का, वो बिगिन कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।